नमस्कार बच्चों, आज हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अथवा भारतीय संविधान के एकात्मक विशेषताएं या एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नृशंसतापूर्वक हत्या की गई है। पीटी चाको का मत था कि जो संविधान सभा ने निर्मित किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई हैं और व्यवहारतः राज्य विधानमंडल को कोई शक्तियां प्रदान ही नहीं की गई हैं। पीएस देशमुख का भी इस प्रकार का ही मत था कि जो संविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। बीएम गुप्ता का मत था कि नए संविधान के अंतर्गत भारत संघात्मक राज्य न होकर विकेंद्रीकृत एकात्मक राज्य होगा। प्रोफेसर एसपी अय्यर का तो स्पष्ट मत था कि भारतीय संविधान को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के समान है, यदि आवश्यक हुआ तो एकात्मक संविधान कहा जा सकता है किंतु इसे किसी भी हालत में अर्धसंघ राज्य नहीं कहना चाहिए। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण के आधार पर दो प्रकार के एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व और दूसरा भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। हम सबसे पहले भारतीय संविधान में अंतरंग उपस्थित एकात्मक जो तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा। भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व इस प्रकार हैं। पहला है इकहरी नागरिकता, जहाँ एकल नागरिकता। प्राय संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा ही है किंतु भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है और राज्यों की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं, यद्यपि यह संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है। हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है। इस दृष्टि से हमारी इकाइयों का दर्जा अमेरिका की इकाइयों के स्तर से नीचा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई। उदाहरण स्वरूप संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गए। के.एम. मुंशी ने स्पष्ट कहा था कि तथ्य यह है कि भारत के महान दिन वे थे जबकि देश में शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति थी और सबसे बुरे दिन वे थे जबकि केंद्र को प्रांतों की शक्ति द्वारा कमज़ोर किया जा रहा था और इसकी अवज्ञा हो रही थी। संविधान निर्माता यह जानते थे कि आज विश्व में केंद्रीकृत सरकारों के निर्माण की प्रवृत्ति है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। प्राय संघ प्रणाली में राज्यों के संविधान संघ से पृथक होते हैं, लेकिन भारत में भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों तथा स्विस कैंटनों की भांति पृथक संविधानों के निर्माण का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है
केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ में इकाई राज्यों की सीमा में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई पृथक प्रदेश करके जहाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे। ख किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे। ग राज्य की सीमाओं तथा उनके नाम बदल दे। इसके लिए यद्यपि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। नेक्स्ट है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण विषयों की एकीकृत व्यवस्था। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च लोक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि व्यवस्थाएं होती हैं, किंतु भारतीय संविधान द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अखिल भारतीय प्रशासनिक तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। दीवानी तथा दंड संबंधी कानून संहिताबद्ध है और पूरे देश पर लागू होते हैं। उनकी एक रूपता कायम रखने के लिए उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। भारतीय संघ के घटक राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्यपाल द्वारा इस तरह से केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति। संविधान द्वारा वित्तीय दृष्टि से राज्य केंद्रीय सरकार पर निर्भर बना दिए गए हैं। केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि दिए जाते हैं और इस आर्थिक सहायता के कारण केंद्र राज्यों पर छाया रहता है। नेक्स्ट है राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं। विश्व के अन्य संघों में प्राय उच्च सदन में छोटे बड़े सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है, जैसा कि अमेरिका में है। वहाँ पर उनके आकार तथा जनसंख्या का ध्यान नहीं रखा जाता, परंतु भारत में राज्यों को राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित। यद्यपि राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है, किंतु कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कानून बनता है। सुपरिवर्तनशील संविधान। एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान में संशोधन सरलता से किया जा सकता है। संवैधानिक और साधारण कानून में अंतर नहीं किया जाता। भारतीय संविधान में भी अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका संशोधन संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण। संघ तथा राज्यों के बीच अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियां हैं। केंद्रीय सरकार ही वित्त आयोग, अंतर्राज्यिक तथा क्षेत्रीय परिषदों का गठन करती है। क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से केंद्र राज्य सरकारों की भूमिका को नियंत्रित करता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति एक केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति करता है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। नेहरू ने कहा था, मेरे जीवन का मुख्य काम भारत का एकीकरण है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। स्वाधीनता के तुरंत बाद देश के नेताओं ने एकता के महत्व को समझा और अनुभव किया कि चाहे जैसे भी हो, राष्ट्रीय या केंद्रीय सत्ता को बनाए रखना है और देश के विभिन्न तत्वों को एकता के सूत्र में रखना है। भारत की राजनीतिक एकता में राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता और अन्य हितों व अल्पसंख्यकों के प्रति समझौते और उसे निभाने की भावना, इन दो प्रवृत्तियों का मुख्य योग है। संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद कतिपय ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है, जिससे यहाँ एकात्मकता में वृद्धि हुई है और केंद्रीकृत संघवाद का चलन हुआ है। और वो तत्व इस प्रकार हैं। पहला है प्रधानमंत्री का करिश्माती व्यक्तित्व। भारत के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व करिश्माती और प्रभावशाली रहा है। जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया है। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद पर मुख्य रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी ही कार्य करती रही। उनके व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। देश की जनता पर उनका अनूठा प्रभाव था। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी कई बार प्रधानमंत्री के इच्छा से हुई है और उन नेताओं को राज्य राजनीति से विरक्त होना पड़ा जिन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है एक दलीय प्रभुत्व। भारत की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है। कांग्रेस की प्रधानता के कारण उसके हाथ में सरकार की शक्ति होना उसका प्रभावशाली नेतृत्व रहा है। इसके साथ ही उसके संगठन में जनता की पहुंच रही है। इस प्रकार सरकार की शक्ति और जनता में पहुंच से उसकी प्रधानता बन गई है। रजनी कोठारी का कहना है, वास्तव में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से निभाव केंद्रीय कांग्रेस सरकार के लिए ज़्यादा आसान सिद्ध हुआ है, बजाय कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के, जो कांग्रेस दल और केंद्रीय सरकार के मामलों में भी दखल देने की कोशिश करते थे, क्योंकि वे अपने को महज मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस का अखिल भारतीय नेता भी मानते थे। लेकिन अब कुछ स्थिति परिवर्तित हो गई है। एक दलीय प्रभुत्व को झटका लगा है। बीजेपी सरकार में मुख्य भूमिका निभा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। नेक्स्ट है योजना आयोग। सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण कृत्य सौंपे गए हैं। योजना आयोग के महत्व के संदर्भ में ही प्रधानमंत्री आयोग का अध्यक्ष होता है तथा उसके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ वरिष्ठ मंत्री भी आयोग से संबंधित रहते हैं। योजना आयोग ने अपने कार्यों का निरंतर विस्तार किया है। अशोक मनचंदा ने योजना आयोग के महत्व के कारण उसे देश का आर्थिक मंत्रिमंडल भी कहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की भांति ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अत्यंत प्रभावशाली निकाय है। आयोग के समान ही यह परिषद भी संविधान की उपज नहीं है। इसका लक्ष्य योजना आयोग केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाए रखना है। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान में उपस्थित एकात्मक तत्वों का अध्ययन किया। न केवल भारतीय संविधान में उपस्थित अपितु भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्वों का महत्व समझा, जिससे कि देश की राष्ट्रीय एकता को बल मिला है। धन्यवाद।